पैशन और प्रोफेशन एक हो जाता है तो मंजिल अवश्य मिलती है और आपका मुकाबला नहीं रहता है कि किसी दूसरे के दिखाए गए रास्ते पे चलना बहुत सरल है, अपना रास्ता बनाना बड़ा कठिन होता है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, मेरी यही इच्छा है, मैंने जो सीख पाई है, क्योंकि AM+ के संपादक और BMC के छात्र, लोकप्रिय छात्र रहे अमित कुमार जी को मैं शुक्रिया करता हूं। बात कि आपने आज मुझे मंच प्रदान किया कि इस मंच के माध्यम से मैं अपने संघर्षों को आप सबके बीच बयां कर सकूं और उन सभी नए छात्रों को, युवाओं को एक दिशा की तरह मेरी संघर्ष यात्रा एक मार्ग प्रशस्त कर सके। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी संघर्ष की जो एक छोटी सी कहानी है मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 2007 मैं बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की थी, मैंने बिहार से ही, और उससे पहले बिहार से बाहर जाने का कहीं मौका नहीं मिला था। PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। हर बिहार के उन बच्चों की तरह जिनकी ख्वाहिश होती है कि IIT क्लियर किया जाए और एक अच्छा इंजीनियर बनकर के समाज में अपना नाम रोशन करें, देश को, समाज को कुछ दे सके। दुर्भाग्य से मैं अपने उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाया और सभी विषयों में संतुलन नहीं था। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में जो एक संतुलन होना चाहिए, उसके कारण मैं IIT क्लियर नहीं कर पाया। निराशा हुई। दोस्तों ने, मित्रों ने, मेरे जानने वाले लोगों ने, अभिभावकों ने, खास करके पिताजी ने एक बल दिया कि पुनः करो उद्योग, फिर से प्रयास करो और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो यह टूटी हुई जो इच्छा है या जिस अभिलाषा को लेकर के आप अभी तक पढ़ाई किए हो और उसे अर्जित नहीं किए हो, उसे आप पुनः प्राप्त करोगे। कई सारे लोगों ने सलाह दिया कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप BTech कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, फिर MBA कर लेना। मेरी रुचि थी नहीं। 10 बाई 10 के कमरे में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी प्राइवेट कंपनी में बैठ करके काम करना मेरे लिए व्यक्तिगत मेरी उन्नति के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन समाज को जो एक ब्रॉडर लेवल पे कुछ देने को होता है वो मैं दे नहीं पाता। यह सोच करके मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में चला गया। वहां मेरी इच्छा थी कि मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करूं। बिल्कुल मैंने अपनी दिशा बदल दी और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक नामचीन कॉलेज में मैंने नामांकन लिया। वो भी 1 वर्ष का अंतराल हो गया था, गैप हो गया था, क्योंकि उस समय मुझे ये नहीं पता होता था कि हिंदू हंसराज और रामजस कॉलेज के अतिरिक्त भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं और कोई परिवार में उस तरह से ऐसा व्यक्ति नहीं था दिल्ली में खास करके कि जो इन सब चीजों की जानकारी रखे। इस कारण से मेरा 1 वर्ष निकल गया। उसके बाद फिर से मैंने करियर में एक नई पारी की शुरुआत की। वहां से ग्रेजुएशन किया। फिर PG में जब आने की बात हुई तो उस समय फिर द्वंद्व की स्थिति पैदा हुई। कुछ मित्रों ने कहा कि आप LLB कर लो, कुछ ने कहा कि आपको UPSC की तैयारी करनी है तो एक कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्राउंड पे आपको काम करना चाहिए, अल्टरनेटिव रखना चाहिए। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे अब सिविल सेवा की तैयारी तो बस एक बहाना था और मैंने सोचा था कि चूंकि पत्रकारिता और साहित्य में दिलचस्पी थी, रुचि थी, विद्यालय जीवन में ही मैं दूरदर्शन के और आकाशवाणी के कई कार्यक्रमों में मैं शामिल होते रहा। इस कारण लॉ में एडमिशन न लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ में भी एंट्रेंस में हुआ और बाद में मैं JNU में मैंने PG किया, लिटरेचर में, भारतीय भाषा केंद्र से हिंदी साहित्य में मैंने PG की। फिर उसी समय चूंकि दिल्ली में स्ट्रगल करना होता है, दिल्ली में सर्वाइव करना बड़ा कठिन होता है और परिवार से जो आर्थिक सहयोग मिलता था
वो दिल्ली के परिवेश में पर्याप्त नहीं था। 5,000-10,000 रुपये तो वहाँ पर पॉकेट खर्च में निकल जाते हैं बस किराए में। इस कारण से मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्लासेस लेता था, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड का था। खास करके एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस लेता था। आज भी कई सारे मेरे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरे मैथ्स पढ़ाए हुए बच्चे जो है आज भी सोशल मीडिया पर कई जगहों पे जब मिल जाते हैं तो इस बात का उल्लेख करते हैं कि सर ने जो मैथमेटिक्स पढ़ाई थी बहुत काबिल तारीफ थी। अच्छा लगता है। लेकिन वो संघर्ष के दिन थे जब 12-14 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर तक बाइक से क्लासेस लेने होते थे जा करके, और फिर वहाँ के बच्चों के साथ कदम ताल करने के लिए घर से जो आर्थिक सहयोग मिलता था वो पर्याप्त नहीं था। ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं था, बड़े भाई का सहयोग था जो दिल्ली में रहते थे। पिताजी भी मेरे शिक्षक थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे, उनका भी कहना था कि नहीं आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन चूंकि मैं अपने मंजिल से चुका था, आईआईटी क्लियर नहीं हुआ था, तो इस एक अंदर में चल रहा था कि मैं फिर परिवार का बोझ क्यों बनूं। इस कारण से धीरे धीरे मैंने अपने पढ़ाई के साथ साथ कमाई को भी जारी रखा। वो कमाई सिर्फ पढ़ाई के लिए थी, किसी संचय के लिए नहीं, कोई धनार्जन का कोई साधन नहीं था। होप ट्यूशंस भी मैंने पढ़ाए। इस बीच कई अच्छे लोगों से संपर्क भी हुआ, कुछ छात्र संगठनों में भागीदारी भी की। उम्र का दोष था, कई दिशाओं में दिमाग भटक रहा था। पढ़ाई भी करनी है, कमाई भी करनी है और सब कुछ कर लेना चाहता था बहुत कम समय में, जो कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। नतीजा ये हुआ कि सिविल सेवा परीक्षा में अपीयर हुआ, बीपीएससी में भी मैंने मेंस लिखा, अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सका, क्योंकि जिस अनुशासन और निरंतरता की मांग होती है सिविल सेवा परीक्षाओं में, वो ऊर्जा होने के बावजूद उस अनुशासन में मैं अपने आप को ढाल नहीं सका। फिर दिशा ही बदल गई। पहले अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ हुआ और जेआरएफ से स्कॉलरशिप मिलना शुरू हुआ। तब मैंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाता था या जो होम ट्यूशंस कराते थे वो काम मैंने छोड़ दिया और एकाग्र होकर के मैंने अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया। जेएनयू के बाद वहाँ पे भी चूंकि वैचारिक प्रतिकूलता थी, भारतीय भाषा केंद्र में मैं अपने विषय में अपने लगातार 3 सेमेस्टर तक मैं टॉप किया। बावजूद इसके एमफिल जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसमें आने के बावजूद इंटरव्यू में इस कारण से मुझे वंचित कर दिया गया ताकि मैं विपरीत विचारधारा से संबंध रखता था, एक छात्र संगठन से जुड़ा था। एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन में जेएनयू का छोड़ना, क्योंकि जेएनयू में बहुत कम पैसे में रहने का अभ्यस्त हो चुका था और इधर ट्यूशन कोचिंग भी बंद हो चुके थे और जेआरएफ निकालने के बावजूद जब तक मेरा रिसर्च में कहीं इनरोलमेंट नहीं होता था एमफिल या पीएचडी में, तब तक स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो पुनः एक बार संघर्ष यात्रा लगा ऐसा कि फिर से एक बार संघर्ष करना होगा। बाद में दिल्ली के एक वजीराबाद में नेहरू नगर और मुखर्जी नगर में रहना हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया के एमफिल में मेरा एंट्रेंस में हुआ, फिर बाद में दीव में भी हुआ। तो जामिया में 2-4-5 महीने की पढ़ाई की, उसके बाद छोड़ करके फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल में मैंने पंजीकरण कराया। फिर वहीं से पीएचडी और स्कॉलरशिप मिला। शुरुआत में 25,000 के आसपास, बाद में 38,000, बाद में फिर लास्ट तक 44,000 तक भी स्कॉलरशिप मिले। और अपने परिश्रम के बल पे और अपने स्वाभिमान से बिना समझौता किए हुए मैंने जो कुछ भी अर्जित किया वो आपके समक्ष है। धीरे धीरे सिविल सेवा परीक्षाओं की ओर से मन अकादमिक जगत की ओर लौटने लगा। दोस्तों, मित्रों और जो अग्रज थे या जो जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया था, कई ऐसे शिक्षक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया था 2007, 8, 9 में, 10 में, वो आज भी एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं। और वो लोग बार बार कहते थे कि इस अकादमिक दुनिया में करियर की गारंटी नहीं है और इस कारण से ठीक है। तो इसके बाद धीरे धीरे अकादमिक जगत में आना शुरू किया और आज वो शिक्षक आज भी एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया था। बातचीत हमारी होते रहती है। और मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं
एडहॉक पे नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे जिस तरीके से भी होगा परमानेंट मैं पढ़ाऊंगा। ईश्वर ने मेरे मान की रक्षा की, मेरी प्रतिज्ञा को रख लिया। और वर्ष 2014 में जब मैंने पीजी किया था, नेट जेआरएफ हो चुका था, एमफिल का विद्यार्थी था, उस समय ही मैंने फॉर्म अप्लाई किया, बीपीएससी के थ्रू फॉर्म आया था। और जस्ट उस समय जो न्यूनतम उम्र सीमा होती है, उस उम्र सीमा को मैं क्रॉस कर रहा था। जस्ट कुछ 6 महीने साल भर और कम होता तो शायद मैं फॉर्म भी नहीं भर पाता, कम उम्र होने का। और 29 वर्ष की आयु में मैं 5 साल लग गए इस परिणाम आने में, अन्यथा कुछ पहले हो गया होता। मैं बिहार के एक नामचीन, और एक समय जब ब्रिटिश पीरियड में पूरे पूर्वी भारत का एक नामचीन संस्थान लंगट सिंह महाविद्यालय में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मेरी नियुक्ति होती है। और आज मैं सभी अभिभावकों के आशीर्वाद से, गुरुओं के मार्गदर्शन से, अपने मित्रों के स्नेह से, लाड दुलार के बल पे और अपने परिश्रम से मैंने जो स्वाभिमान से कोई समझौता न करने की एक जो जिद थी, उसकी ईश्वर ने रक्षा की। और आज मैं जो यहाँ का एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम है बीएमसी, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के का जो कोऑर्डिनेटर का पद मुझे मिला है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं संतुष्ट हूं, लेकिन इस उम्र में और जहां पे संघर्ष इतना है अकादमिक जगत में, खास करके टीचिंग लाइन में, उच्च शिक्षा में, उस संघर्ष के बीच एक रास्ता मिलना एक मेरे लिए उपलब्धि है। और मैं उन सभी छात्रों को, उन युवाओं को जो ये समझते हैं कि साइंस और कॉमर्स के अलावा आर्ट्स में रखा क्या है, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। आर्ट्स में बहुत कुछ है, ह्यूमैनिटीज में भी है। आप जिस विषय में आपकी रुचि हो उस विषय का चयन करें। जब पैशन और प्रोफेशन एक हो जाता है तो मंजिल अवश्य मिलती है और आपका मुकाबला नहीं रहता है। और आज का समय ऐसा है कि किसी दूसरे के दिखाए गए रास्ते पे चलना बहुत सरल है, अपना रास्ता बनाना बड़ा कठिन होता है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, मेरी यही इच्छा है, मैंने जो सीख पाई है, क्योंकि मेरी रुचि थी साहित्य में, मेरी रुचि थी पत्रकारिता में, और मैं उस रुचि को ही अपना करियर बनाया। इस कारण से मैं जो आज कुछ हूं कर पाया हूं। अगर रुचि के विपरीत आप करियर चुनेंगे तो आपका संघर्ष 10 गुना बढ़ जाएगा और चाह करके भी आप उस उपलब्धि को नहीं अर्जित कर पाएंगे जिसके लायक आप काबिल हैं। महाभारत की कथा आप सबको पता है। गुरु द्रोणाचार्य कुरु दरबार के आचार्य थे, शिक्षक थे, पांडव और कौरवों को शिक्षा देते थे। उन्होंने दुर्योधन को गदा सिखाया, भीम को गदा सिखाया, युधिष्ठिर को भाला चलाना सिखाया, अर्जुन को गांडीवधारी बनाया। वो चाहते तो सभी को गांडीवधारी बना सकते थे, सभी को धनुधारी बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्हें अपने छात्रों की रुचि और क्षमता का ज्ञान था और जो जिस रुचि और क्षमता का था उसी के अनुकूल उसका डेवलपमेंट किया। इसी पद्धति से यदि हम आज के बच्चों को तराशेंगे या बच्चे भी स्वयं को ढालेंगे तो सर्वश्रेष्ठ गदाधर बनेंगे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेंगे, धर्मराज बनेंगे। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि भीम को अगर धनुर्धर बनाना होता तो कितना डिफिकल्ट काम होता। आज की जो शिक्षा पद्धति है उसी भेड़ चाल की तरह चल रही है। एक ने डॉक्टर बनाने की कसम खाई तो पूरा मोहल्ला अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के पीछे पड़ जाता है। उन्हें सोचता है कि मेरे बच्चे में एक अच्छा क्रिकेटर बनने की क्षमता है। एक इंजीनियर बन गया, अब हर घर में इंजीनियर की तैयारी शुरू हो जाती है। तो इस भेड़ चाल से बचना होगा। जैसे ही भेड़ चाल से हम बचेंगे, भीड़ में भेड़ चलते हैं, शेर तो अकेले चलते हैं। और जिंदगी में कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है तो आपको शेर चाल चलनी होगी, सिंहावलोकन करना होगा। भेड़ चाल से आप अपने को स्वयं को स्थापित नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।